हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ईबीएस यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में काफ़ी रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कीम रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसकी टॉपिक की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि हमें कैसे लाभ है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हैं तो आपने देखा होगा कि मेंस के 4 सब्जेक्ट हैं जीएस के। कौन कौन से? GS1, GS2, GS3, GS4। GS2 की बात करें तो GS2 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन और चौथा सोशल जस्टिस। तो जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपके कुल 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक में से जो 7 टॉपिक है RPA एक्ट 1951 मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये क्या है? यह दोस्तों चुनाव आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस मेंस में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और हाँ, एक बात और कि मेरा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही मैं किसी का पक्ष लूँगा और ना ही मैं किसी का विरोध करूँगा। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा 1951 से लेकर अब तक 2024 तक। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और हाँ, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को इस बार कौन सा चुनाव कराना है? लोकसभा का चुनाव कराना है। तो आप किसी भी पार्टी को समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो तो उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसकी नीतियाँ क्या थी, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सपोर्ट कर रहे हैं तो और मजबूत हो जाएगा या थोड़ा सा डगमगा जाएगा। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो पॉलिटी है। पॉलिटी में कौन सा टॉपिक है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक चंदे पे। राजनीतिक चंदा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और राजनीतिक चंदा किस तरीके से राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाता है, हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कोई देश है, मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश में कई राजनीतिक दल होते हैं। ठीक, अब राजनीतिक दल जो हैं उनका क्या कहना है कि हम जो भी काम करते हैं वो जनहित में काम करते हैं। अब जनहित में काम करते हैं तो काम करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, यानी वित्त की जरूरत होगी। वित्त कहाँ से आएगा? वो आएगा चंदा से। ठीक, और यही आपका क्या है? पॉलिटिकल डोनेशन कहलाता है। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो बड़ी राशियाँ हैं, ठीक, मान लीजिए करोड़ों में अगर डील हो रही है तो नगद में नहीं होगा, वो किस में होगा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डील होगा, यानी उसका जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। अब हम बात करते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, ठीक, पुरानी व्यवस्था क्या थी? RPA 1951 में जो व्यवस्था थी हम उस पर बात करेंगे। उसमें जो सेक्शन 29B और 29C थी, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर नई व्यवस्था क्या आई? EBS आई। EBS ने 5 महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, उस पर हम बात करेंगे। और ये कब हुआ था? 2017 में। कौन लेके आया था? बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी। और वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे। ठीक, उसके बाद अभी जो चर्चा में था वो क्यों था? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? ये जो नई व्यवस्था थी EBS, इसको समाप्त कर दिया। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग। ये तो देखिए शॉर्ट में है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। पुरानी व्यवस्था, भारत में चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण कानून और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक, उसके फिर नई व्यवस्था क्या थी? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस पर देखिए तो कुछ आरोप लगे थे। जो विपक्ष पार्टी है वो आरोप लगा रही थी और जो सरकार है उसका मत क्या है, इस पर हम बात करते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, या कई कुछ व्यक्ति जो थे उनका आरोप था कि यह भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप प्रदान करता है। ठीक, लेकिन जो सरकार का मत था वो क्या था? काला धन को रोकने के लिए एक पहल है। देखिए, जब हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि किसने क्या कहा। मेरा मत कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आप ये मत कहिएगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों कि अभी 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने EBS को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया, उसके पक्ष विपक्ष पे बात करेंगे। लेकिन अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पहले हम बात करेंगे कि पुरानी जो व्यवस्था थी वो क्या थी, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो RPA एक्ट था 1951 का, उसमें क्या बात की गई थी? उसकी जो 2 धाराएं हैं, एक 29B और एक 29C। तो पहली जो धारा है हम उस पर बात करते हैं कि कंपनी एक्ट 1956
के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधान के अंतर्गत राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति या कंपनी से चंदा ले सकता है। किससे चंदा ले सकता है? कोई व्यक्ति से या किसी कंपनी से। लेकिन दोस्तों इसके दो अपवाद हैं। कौन कौन से? जहाँ से ये चंदा नहीं ले सकती। पहला है सरकारी कंपनी, दूसरा है विदेशी स्रोत। ठीक, यहाँ से नहीं ले सकती। और क्यों नहीं ले सकती है, अगर इस पर आपको जानना है तो शॉर्ट में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये जो सरकारी कंपनियाँ हैं ये सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। तो सरकारी कंपनियों में जो भी फंडिंग आती है वो डायरेक्ट किसको मिल जाएगा? जिसकी सरकार होगी, जिस पार्टी की या जिस राजनीतिक दल की सरकार होगी, उसे डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। विदेशी स्रोत की मनाही क्यों की गई है? इसलिए की गई है, जैसे चाइना देश है, वो चाहेगा कि वर्तमान में जो सरकार है उसे हम गिरा दें। ठीक, या पुरानी जो सरकार थी जैसे कांग्रेस की, उससे तो युद्ध हुआ ही था आपका। कब हुआ था? 1962 में। ठीक, तो वो ये प्रयास करेगी कि जो वर्तमान में सरकार है उसे हम गिरा दें और ऐसी सरकार को लेके आए जो हमारा पक्ष ले। ठीक, इसलिए इन दोनों चीज़ों की मनाही की गई थी। अब हम बात करते हैं कि कोई कंपनी है वो अधिकतम चंदा कितना दे सकती है, उसकी सीमा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए जैसे कोई कंपनी है और सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है यहाँ पे, पब्लिक की नहीं। तो देखिए कितनी अधिकतम सीमा है, इस पर बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो 3 वर्ष का जो विशुद्ध लाभ है, यानी नेट जो प्रॉफिट हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन किया है उस पर नहीं बात कर रहे हैं हम, जो उसको विशुद्ध लाभ हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, उसकी अधिकतम 7.5% ये क्या कर सकता है? चंदा दे सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कितना दे सकता है? 7.5% दे सकता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे EBS से तो वहाँ पे कोई भी परसेंटेज की सीमा नहीं है। ठीक, तुलना करते हुए देखिएगा आप। अब देखिए, अब ये एवरेज जो लिया गया है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर एवरेज कैसे ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 50 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में ठीक है 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 300 करोड़। 300 करोड़ को अगर 3 साल से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 करोड़। यानी 100 करोड़ का 7.5% 7.5 करोड़ रुपए जो है ये चंदा दे सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे देगा। देखिए ये या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है, या तो नगद दे सकता है, या चेक के माध्यम से। ठीक, यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो आया वो आपका आया EBS में 2017 में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो धारा है 29C, यानी सेक्शन 29C, ये क्या कहता है? ये चंदे पे बात करता है। और चंदे पे बात करता है तो चंदे देखिए 2 तरीके के हैं, एक तो 20,000 के अंतर्गत और एक 20,000 से अधिक। जो पहला चंदा है वो क्या कहता है कि 1,000 हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तमाम व्यक्ति हैं, भारत की जनसंख्या आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये चाहे 1,000 दे दिया खुशी में, 5,000 दे दिया, अपने सामर्थ्य के अनुसार 20,000 तक दे सकता है और इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा। अगर छोटे छोटे जैसे 1,000 2,000 का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई भी रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता है। और इसमें क्या है कि इसकी सूचना आपको इनकम टैक्स ऑफिस को नहीं देनी है। ठीक, ये चीज़ हो गया। लेकिन जो 20,000 से अधिक की राशि है उसमें क्या प्रावधान किया गया कि IT एक्ट 1961 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो राजनीतिक पार्टी है जिसको 20,000 से अधिक का चंदा प्राप्त हुआ है वो क्या करेगी? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। ठीक, और ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है किसके पास जाएगी? चुनाव आयोग के पास जाएगी। और चुनाव आयोग क्या करेगा? इसका विवरण वेबसाइट पे अपने डालेगा और सार्वजनिक हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने देखा होगा किस पार्टी को ज़्यादा मिला? BJP पार्टी को। ठीक, तो ये कैसे हुआ? ये चुनाव आयोग पब्लिश किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा देखिए वहाँ पे बात क्या की गई थी कि इनकम टैक्स ऑफिस को आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल रिटर्न फाइल नहीं करता है तो और चुनाव आयोग को ये सूचित नहीं करता है तब क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों कि जैसे कोई भी कंपनी चंदा दिया, ठीक है, तो उसे इनकम टैक्स में रिलीफ माने छूट प्राप्त नहीं होगा। जो 30% की जो इनकम टैक्स होती है, ठीक है, उस पर कोई भी छूट इनको प्राप्त नहीं होगा। और अगर राजनीतिक दल रिटर्न फाइल मान लीजिए कर देती है चुनाव आयोग को, ठीक, तो इसे 70% का तो इसे प्रॉफिट है, 30% इसका कहाँ गया? वो इनकम टैक्स में गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि मान लीजिए हमने इनकम टैक्स दे दिया,
लेकिन जो 70% जो हमारे पास पैसा आया, ठीक, ये तो अच्छे तरीके से आया या बुरे तरीके से आया, ठीक है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं था। मतलब क्या था कि अगर हम मान लीजिए छूट ना लें, ठीक, छूट अगर नहीं लेते हैं, ठीक, और जो पैसा आएगा वो काले धन के रूप में आ सकता है। जैसे जो संपन्न व्यक्ति हैं वो काला धन दे सकते हैं, ठीक, मतलब काला धन का मतलब होता है कि जिस पे टैक्स नहीं दिया गया हो, ठीक। और कोई अपराधी व्यक्ति है वो पैसा दे सकता है, ठीक, कोई स्मगलर है वो पैसा दे सकता है, या अन्य स्रोतों से इसको पैसा प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए अगर ये इनकम टैक्स जमा करता है तो भी यहाँ पर समस्या थी कि जो ये हैं आपके अपराधी हो गए, स्मगलर हो गए, ठीक है, या फिर जो बड़े व्यापारी, धनाढ़ व्यापारी हैं, वो अगर पैसा दे रहे हैं तो मान लीजिए 30% अगर उसने राजनीतिक दल ने जमा कर दिया तो 70% तो उसे मिल रहा है ना। अब हम बात करते हैं कि जो काला धन है, काला धन के खिलाफ जो पहल शुरू की गई थी उनमें प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो आप अन्ना हजारे का नाम सुने होंगे, एक बाबा रामदेव का, ठीक। राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ में आया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक कैंपेन चला था, ठीक, और जिससे जन दबाव बढ़ा और सरकार पे जो दबाव बढ़ा उसके कारण ये EBS आया। अब EBS क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो EBS है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। जो EBS है दोस्तों, ये कब आया, इसकी घोषणा जो हुई वो 2017 में हुई। 2017 में आने के बाद जो 2017 का बजट पेश हुआ था उसमें जो भाषण दिए थे वो कौन दिए थे, वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी, ठीक। और इसको एक फाइनेंस बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यहाँ भी थोड़ी सी धांधली हुई थी। अब धांधली क्या हुई थी ये आगे आपको देखने को मिलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको समाप्त किया, ठीक है, तो वहाँ पे एक मनी बिल का कॉन्सेप्ट आएगा। मनी बिल आपका कहाँ पे किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, आर्टिकल 110 में, ठीक। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक डिस्प्यूटेड मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि फाइनेंस बिल के रूप में, वित्त विधेयक के रूप में यह प्रस्तुत हुआ था। और दूसरी चीज़ कि इसमें कहा गया था कि राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति या कंपनी से चंदा ले सकती है, लेकिन अगर चंदा 2000, वहाँ पे क्या था 20,000, लेकिन यहाँ पे क्या है 2000 तक है तो वह नगद लिया जा सकता है, लेकिन अगर 2000 से अधिक की राशि है तो नगद नहीं लिया जा सकता है। तो जो अभी वर्तमान में आप देखने को मिलता होगा कि 500 करोड़ चंदा मिला, तो ये कैसे मिला, हम इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ठीक है, 2000 से अगर कम है, ठीक है, तो नगद में हो गया, 2000 से ज़्यादा है तो किस माध्यम से होगा, इस पर बात करते हैं। देखिए 2000 से अगर अधिक की राशि है, ठीक, तो वो पी नोट के द्वारा या बियरर चेक या पोस्टल ऑर्डर, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ठीक। ये कैसे प्राप्त होता है हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए जब EBS आया आपका 2017 में, ठीक, तो उस टाइम सरकार ने कहा कि हम एक बैंक चूज करेंगे, ठीक। वो बैंक चूज़ किया गया SBI को, और SBI की 29 शाखाएँ चिन्हित की गई। इनमें से किसी भी एक शाखा में आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, ठीक। अब इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इस पर हम बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का मान के चलिए कि पी नोट है या बियरर चेक है या पोस्टल ऑर्डर, या एक तरीके का मान के चलिए शॉर्ट में कि डॉक्यूमेंट है। ये करता क्या है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इसको। देखिए इलेक्टोरल जो बॉन्ड है SBI बैंक जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक। कैसे प्रोवाइड करती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कहाँ गया, SBI में गया और अच्छा खासा पैसा लेके गया 5 करोड़ रुपए, ठीक, या इसके अकाउंट में था 5 करोड़ रुपए। SBI के पास जाता है और कहता है कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। ये कब कब इशू होता है इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं कि जनवरी माह, ठीक, अप्रैल माह, जुलाई माह और अक्टूबर माह में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता है। इसकी जो अवधि है 10-10 दिन की होती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब कुल 70 दिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 में 15 दिन और ऐड कर दिया जाते हैं और 85 दिन तक ये आपको प्रोवाइड कराया जाता है। SBI को 5 करोड़ रुपए मिले, SBI ने क्या दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ठीक। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड
ये व्यक्ति ले जाके जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी को जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। ठीक, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किस किस फॉर्म में होती है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए एक तो हो गया आपका 1000 का, एक हो गया आपका 10,000 का, एक हो गया आपका 1 लाख का, एक हो गया आपका 10 लाख का, ठीक, एक हो गया आपका 1 करोड़ का। ये आपके इलेक्टोरल बॉन्ड हो गए। मान लीजिए 5 करोड़ का ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है तो 1-1 करोड़ के 5 ले लिया। अब ये 5 जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके घूमा, कहाँ कहाँ घूमेगा, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, मान लीजिए 2 बीजेपी को दे दिया, 2 कांग्रेस को दे दिया, 1 किसी अन्य को दे दिया। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इलेक्टोरल बॉन्ड की एक हाँ, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जब व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के भीतर, ठीक, जो भी राजनीतिक दल है वो एसबीआई के पास जाएगा और एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड देगा और वहाँ से जो 5 करोड़ मान लीजिए जो भी जितने का भी इलेक्टोरल बॉन्ड होगा 5 करोड़ है तो 5 करोड़ क्या हो जाएगा उस राजनीतिक दल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जब जमा होगा एसबीआई पे, ठीक है, तो कुछ औपचारिकता होंगी उसकी, वो पूरी करने के बाद जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जिस दिन डिपॉजिट किया उसी सेम डे ये जो पेमेंट है ये राजनीतिक दल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब कब इशू होता है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जनवरी माह में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इशू होता है। अब ये मत पूछिए कि 10-10 दिन कब होते हैं, ये आप एसबीआई जाएंगे 29 शाखाओं में पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस दिन से इस दिन तक, 1 से 10 तारीख तक या कोई भी तारीख है इशू होता है। और ये साल में 40 दिन इशू होता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव है तो 70 दिन और जब विधानसभा का चुनाव है तो 85 दिन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए समस्या क्या आती है कि जब 15 दिन की समय अवधि दी गई है, 15 दिन में क्या हो सकता है दोस्तों कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड व्यक्ति लेके मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसे पहुंचना है और पॉलिटिकल पार्टी को एसबीआई के पास पहुंचना है। ठीक, ये जो क्रम है ये 15 दिन का होता है। ठीक, मान लीजिए 15 दिन ये व्यक्ति जो है ये रख लेता है अपने पास और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाता है तो क्या होगा, तो इसे कुछ रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन का समय लगा देती है लेकिन एसबीआई के पास नहीं पहुंचती है तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आएगा, नहीं आएगा। तो जब पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं आया, पैसा किसी व्यक्ति के पास नहीं आया जो डोनर है, ठीक, तो ये पैसा कहाँ जाएगा। ठीक, 15 दिन के अंदर ही इसे इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करना है और जमा करने के बाद इसे जो उसकी जो राशि है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना है। लेकिन अगर नहीं करवा पाता है तो क्या होगा, व्यक्ति के खाते से पैसा तो कट गया है लेकिन मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा और किसी पार्टी को भी नहीं मिलेगा तो ये पैसा कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष में। ठीक, तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की चाल, चेहरा और चरित्र का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग कि जब ईवीएस आया, ठीक, तो कौन कौन से कानून में संशोधन किया गया। ईवीएस 2017 में आया। ठीक, 2017 में आने के समय 5 कानून में संशोधन किया गया। कौन कौन से कानून में संशोधन किया गया और क्या क्या संशोधन किया गया इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए आरपी एक्ट जो है, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया। उसके बाद फिर IT एक्ट में संशोधन किया गया, RBI एक्ट में संशोधन किया गया। ठीक, ये संशोधन क्या क्या हैं अब एक एक करके हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए पहला जो संशोधन किया गया वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट 1951 में संशोधन किया गया, जो उसके 2 सेक्शन पे हम बात किए थे, 29B और 29C। देखिए शुरुआत से बात करते हैं कि जैसे 20,000 से अधिक का जो चंदा है, ठीक, इस पर क्या है कि इनकम टैक्स देना होता था, ठीक, 30%। और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें किसको देनी होती थी, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग क्या काम करता था, ये अपने वेबसाइट पे पब्लिश करता था। जब ये इनकम टैक्स भरेंगे तो इन्हें कुछ छूट प्राप्त होंगी। ठीक, और लेकिन इसमें संशोधन क्या किया गया, हम इस पर बात करेंगे। जब ईवीएस आया दोस्तों तो राजनीतिक दल क्या काम करेगी,
ये जो रिपोर्ट है जो प्रस्तुत करना होता था इनकम टैक्स ऑफिस को, ठीक है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो पहला संशोधन कर दिया गया। चाल, चेहरा, चरित्र अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब यह डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी चुनाव आयोग को नहीं मिलेगा तो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे सार्वजनिक नहीं करेगा। जो भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड देखे हैं, क्यों देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी उसकी वजह से देखे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कंपनी एक्ट में क्या संशोधन हुआ। तो देखिए, कंपनी एक्ट में जो संशोधन हुआ है इसको जानने से पहले हम बात करते हैं कि कंपनी एक्ट में प्रावधान क्या था। पहले देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कंपनी से चंदा ले सकती है, लेकिन वो कंपनी कैसी हो, प्राइवेट हो, ठीक। और कितना चंदा दे सकता है, 3 ईयर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 7.5%, ठीक। यहाँ पे क्या प्रावधान था कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग की रोक थी कि एक सीमा रहेगी 7.5%, इससे ऊपर ये चंदा नहीं दे सकता है। लेकिन जो संशोधन हुआ दोस्तों, ये बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पे चंदा की जो सीमा थी वो हटा ली गई। मतलब 7.5% जो था, अब कोई भी परसेंटेज की बात नहीं रहेगी, जितना मन करे उतना दे सकता है वो। अनलिमिटेड चंदा की बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। मतलब जैसे कोई भी कंपनी लॉस में चल रही है तो देखने को मिलता है कि वो भी 70-80 करोड़ आराम से चंदा दे देती है अपने चाहते पॉलिटिकल पार्टी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक्ट आया था FCRA वाला, ठीक। इसमें क्या था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किया गया, पहले देखिए जो सेक्शन 29B में प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति और प्राइवेट कंपनी से चंदा लिया जा सकता है, लेकिन विदेशी स्रोत और सरकारी कंपनी से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो संशोधन हुआ, संशोधन में क्या प्रावधान किया गया, ठीक है, 2017 में, कि यदि कोई विदेशी कंपनी है और किसी भारतीय कंपनी में अगर उसकी हिस्सेदारी या शेयर का मेजॉरिटी में है तो वो चंदा दे सकती है। मतलब अब विदेशी कंपनियां भी एंट्री मार सकती हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकती हैं। कैसे, फंडिंग के द्वारा। अब देखिए, एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल ये है, कोई जैसे वॉलमार्ट कंपनी हो गई आपकी, कहाँ की है ये, अमेरिका की, ठीक। ये क्या था कि पहले ये मतलब ये चंदा नहीं दे सकती थी, लेकिन बाद में क्या प्रावधान हुआ, जो संशोधन हुआ 2017 में, उसमें क्या हुआ कि भारतीय कंपनी अगर खरीद लेता है, वॉलमार्ट कोई भी भारतीय कंपनी खरीद लिया, ये मान लीजिए नहीं भी खरीदता है, अगर किसी भारतीय कंपनी में उसका शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो भी ये चंदा दे सकती है। अब देखिए, इसी तरीके से चाइनीज़ कंपनी भी एंट्री मारेंगी आपकी, ठीक। ये भी चाहेंगी कि हमारा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक, और हम चंदा दें, और उस पार्टी को चंदा दें जो हमारी नीतियों का समर्थन करता है। तो अब क्या ही बोलें, जो सच्चाई है वो यही है। और अब बात करते हैं हम लोग IT एक्ट पे। IT एक्ट में क्या प्रावधान था, IT एक्ट में प्रावधान ये था दोस्तों कि जो सेक्शन 29C की बात करता था RPA 1951, उसमें क्या था कि 20,000 से अगर ज़्यादा का चंदा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जो संशोधन हुआ है उसमें ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। इसमें यह प्रावधान हुआ कि कितना करोड़ मिला ये तो हम बता देंगे, लेकिन नाम उजागर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आ गई, ठीक। मतलब ये कौन दे रहा है ये राजनीतिक दल को पता है, और राजनीतिक दल जो जिससे पैसा लिया है, ठीक, उसका सपोर्ट कर रही है, उसके फ़ायदे की बात कर रही है। मतलब किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की फ़ायदे की पहुँचाने की बात कर रही है, लेकिन उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। यहाँ राइट टू प्राइवेसी आ गई। अब राइट टू प्राइवेसी आ गई तो एक क्वेश्चन है आपसे कि जो जनता की राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ गया, उसकी तो समाप्ति हो गई। आपने वोट दिया है, आप जिसको वोट देने जा रहे हैं, ठीक, आपको तो ये राइट है ना कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग हुआ है, ठीक है, ये तो जानने का अधिकार है ना, उसकी छवि क्या है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, RBI एक्ट में भी संशोधन किया गया कि किसी भी अधिसूचित शेड्यूल बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और किसको की गई, वो है SBI बैंक 2018 में, ठीक। SBI बैंक के 29 शाखाएँ थी, 29 शाखाओं में से किसी में भी आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये तो रहे संशोधन की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे कि संशोधन हुआ, अब सरकार कुछ भी नीतियाँ लेके आएगी तो कुछ ना कुछ लोग तो विरोध करेंगे उसका, ठीक है। और विरोध जायज़ भी है कि अगर गलत है तो विरोध करना है और सही है तो समर्थन करना है। तो अब चलते हैं हम लोग, किसने किसने विरोध किया था। एक तो ADR हो गई, एक तो कॉमन कॉज हो गई, और एक CPIM हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, ठीक। अब देखिए, ADR का फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। ये क्या काम करती है कि जनहित का मुद्दा उठाती है, ये एक NGO है। और उसी तरीके से कॉमन कॉज भी एक NGO है। ये क्या बात करती है, ये भी जनहित का मुद्दा उठाती है, ठीक है, कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें क्या सुधार होना चाहिए उस पर बात करती है, कि किसी विशेष राजनीतिक दल को फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। CPIM जो है वो पार्टी है, ठीक, पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी इसके अगेंस्ट में थी। अब ये लोग क्या काम किए कि ग्रुप बनाए
ADR, कॉमन कॉज और CPIM। देखिए जो केस दर्ज करता है उसे क्या कहते हैं? पिटिशनर कहते हैं, और जिसके खिलाफ केस दर्ज होता है उसे क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक, तो अब जब केस दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसको चुनौती दी गई कि EBS के खिलाफ, तो अब जाहिर सी बात है किसके खिलाफ किया गया? तो वो 2 लोग थे। 2 लोग कौन? एक तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, और दूसरी भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियाँ दी गई। अब बात करते हैं हम लोग कि जो पिटिशनर थे, ठीक है, अब उन्होंने केस दर्ज कराया है तो उनका तो कुछ ना कुछ मत होगा तभी केस दर्ज कराया है, ठीक है, और स्ट्रांग होगा तभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे वो। तो उनका जो मत था दोस्तों वो ये था, या उनका तर्क जो था वो ये था कि प्रक्रियागत खामी है इसमें। कैसी खामी है? प्रक्रियागत खामी है। प्रक्रियागत खामी से मतलब ये है कि जब इसको लेके आया गया था EBS को, ठीक है, कब लेके आया गया था? 2017 में। तो जब लाया गया था तो उस टाइम जो लोकसभा थी और राज्यसभा थी, ठीक, जो वर्तमान सरकार है, ठीक, बीजेपी, इसकी लोकसभा में तो बहुमत थी लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। अब राज्यसभा में बहुमत नहीं थी तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई? देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो मनी बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल। ठीक, जो मनी बिल होता है दोस्तों इसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल होता है इसमें राज्यसभा की भी पावर होती है। तो यहाँ दिक्कत क्या आई कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने लोकसभा से पारित कराना उचित समझा, तो उन्होंने क्या काम किया कि इसको एज अ मनी बिल पेश किया। और मनी बिल जब पेश किया 110 आर्टिकल के तहत, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मनी बिल को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अब लोकसभा में जब ये इसकी बहुमत है, ठीक है, तो लोकसभा में आसानी से पारित हो गया, और ये फिर कहा जाता है राज्यसभा में। अब राज्यसभा में शक्ति तो नहीं है, बस ये 14 दिन में इसको पारित करना होता है। अब चाहे इसमें संशोधन कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, बस ये सलाह देगा कि ये संशोधन कर दिए वो संशोधन कर दिए, लेकिन लोकसभा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अगर ये लोग राज्यसभा रोक के भी रखता है 14 दिन तक, ठीक है, तब भी ये माना जाएगा कि स्वतः ये पारित हो गया है। तो इस वजह से मनी बिल वाला थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। और देखिए जो फाइनेंशियल बिल है इसमें क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पावर होती है। तो मान लीजिए लोकसभा से ये पारित करा देते तो राज्यसभा अड़चन डाल सकता था, तो ये पारित नहीं होता EBS। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं, ये देखिए दूसरा जो इनका तर्क था वो क्या था? दूसरा जो तर्क था इनका कि पारदर्शिता विरोधी है ये। कैसे? कि देखिए जो पारदर्शिता होती है वो लोकतंत्र की शर्त है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं देखने को मिल रही है? कि जो EBS है इसमें दान जो कर रहा है, डोनर जो है, दानदाता, ठीक है, उसका नाम उजागर नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसमें न जनता को पता चल रहा है, न सरकार को पता चल रहा है, न राजनीतिक दल को पता चल रहा है, ठीक, कि कौन पैसा दे रहा है। ठीक, सिर्फ किसको पता चल रहा है? सिर्फ SBI को पता चल रहा है। SBI को पता चल रहा है क्यों? क्योंकि जब SBI में कोई भी व्यक्ति जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने गया था तो वहाँ पे SBI ने KYC कराया था, नो योर कस्टमर। ठीक, उसके बाद इसको बॉन्ड दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया तो SBI को पता है, ठीक है, कि ये कितने का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। ठीक, ये तो रही सैद्धांतिक बात। अब व्यवहारिक तौर पे बात करेंगे तो SBI के पास डाटा है, ठीक, और भारत सरकार प्राप्त इसको नहीं कर सकता है। ठीक, ये चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि अगर SBI के पास कोई डाटा है, ठीक है, और वर्तमान में जो सरकार है, ठीक है, अगर वो चाहेगा कि SBI तो गवर्नमेंट की है, ठीक, और SBI अगर चाहेगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? या SBI बताएगा नहीं? तो ये थोड़ा सा मासूम सा सवाल है कि SBI जो है डाटा नहीं देगा। डाटा वो सैद्धांतिक तौर पे भले न दे, ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी का मामला है सर, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ये दे सकती है। ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पता चल जाएगा कि अच्छा ये चंदा लिया था, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दे रहा है, ठीक, जब ये वर्तमान सरकार को पता चलेगी तो वो क्या काम करेगी? ED और CBI की उस पर जाँच बैठा देगी, और जब ED और CBI की जाँच बैठा देगी तो बंदा ऑटोमेटिकली परेशान हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी को परेशान करना आज के समय में आम बात है और आसानी से किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन होगा, राजनीतिक उगाही होगी, ठीक है, और विपक्ष को चंदा ना मिल पाए ऐसी भरसक कोशिश होगी। तो इसमें ED और CBI की जांच बैठा दी जाएगी, जो भी आवाज़ उठाएगा। ये किसका मत है? ये ADR ने कहा। अब हम बात करते हैं कि जो विदेशी प्रभाव है, ठीक है, अभी तक तो था कि विदेशी स्रोत से पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि विदेशी कंपनियां आ सकती हैं, और विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमारे राजनीतिक
क्षेत्र में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। अब यहीं से देखिए दोस्तों, एक क्रोनी कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि पूंजीपति कोई है और राजनीतिक साठगांठ देखने को मिलती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, ठीक, और कोई पूंजीपति है, तो सरकार ये कहेगी कि तुम हमें पैसा दो, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड दो, मेरे नाम से खरीदो और मुझे इससे फंडिंग होगी तो मैं तुम्हें लाभ दूंगा, तुम्हारी कंपनी का प्रचार प्रसार करूंगा, तुम्हारी कंपनी को जहाँ चाहोगे वहाँ पे खोलने की आज़ादी दे दूंगा, ठीक। और पूंजीपति क्या करेगा कि इसको चंदा देगा, ठीक, और इसको ये लाभ देगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है क्विड प्रो क्यो, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आता है, इसी में ये है कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो, मतलब कुछ हमें तुम लाभ दोगे तो कुछ हम तुम्हें लाभ देंगे कहीं। अब उसके बाद फिर बात आती है कि राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, जानने का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार के विरुद्ध है। अब देखिए खुले तौर पे इस पर भी चुनौतियाँ दी गई कि 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, ठीक, लेकिन कहीं डायरेक्ट तौर पे तो मेंशन है नहीं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मौलिक अधिकार, ठीक, लेकिन ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये मेंशन किया गया है किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति आपकी काफ़ी अच्छी कब हो सकती है, ठीक है, जब उसमें पारदर्शिता हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को सूचना पाने का अधिकार हो, तभी तो वो आवाज़ उठा पाएगा। अगर उसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो वो आवाज़ कैसे उठाएगा। अब उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग कि रिस्पोंडेंट यानी जो सरकार है और एसबीआई है उसका तर्क क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल सॉरी ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक। इसने क्या कहा कि हमने हलफनामा एफिडेविट दिया था, क्या दिया था उसमें कि ईबीएस का हम विरोध करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि 2017 में जब ये स्कीम आया था तो हम भारत सरकार को एक पत्र लिखे थे, उसमें हमने कहा था कि लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, कृपया इसको लागू ना किया जाए, ठीक, या इसको रद्द कर दिया जाए, ये पारदर्शिता के खिलाफ है और विदेशी प्रभाव इससे बढ़ेगा, जैसे चीन और अमेरिका जैसे देश, ठीक है, इनका राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है हमारे देश में। लेकिन ये तो अपना स्टैंड ले लिया, लेकिन अब बात करते हैं भारत सरकार ने क्या किया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कि भारत सरकार का स्टैंड क्या था। यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी वेंकट रमणी ने ये केस लड़ा और इनका जो तर्क था कि जो वर्तमान सरकार है ये जो ईबीएस लेके आई, ईबीएस की बेनिफिट क्या है कि ये भारत की राजनीति में काला धन को रोकती है और कम करती है। कैसे कम करती है, तो ये बड़ा चंदा जो होता है, ठीक है, 2000 से ऊपर का जो चंदा है वो कैसे उसका ट्रांजैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ट्रांजैक्शन, और जिसका रिकॉर्ड एसबीआई के पास है। कैसे है एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक, और ये है पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि बीच में है एसबीआई, ये व्यक्ति एसबीआई के पास गया, ठीक, और 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए एसबीआई को कहता है कि मुझे 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। एसबीआई कहता है कि ठीक है, आपके अकाउंट से 5 करोड़ हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं और आपको हम 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं। अब देखिए, अब ये व्यक्ति क्या काम करेगा कि यहाँ से जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के पास और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करेगी, 15 दिन के भीतर, ठीक, 15 दिन के भीतर जाएगी एसबीआई के पास और एसबीआई से कहेगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब इसका जो राशि है जैसे 5 करोड़, ठीक है, तो इसको आप हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। तो हमने तो ये एसबीआई का काम करेगा कि क्रेडिट कर देगा। उसके बाद फिर ये तो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, इनके क्रेडिट हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है, जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लैक मनी कम से कम होगी, ठीक। तो ये चीज़ किसका मत था, सरकार का मत था। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने तो अपना मत दे दिया और इसका जो सेकंड मत था कि अगर हम डोनर का नाम लेते हैं, ठीक है, तो डोनर के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई डोनर है, उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है कि किसको दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कहता है कि मैं चंदा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा नाम उजागर नहीं हो, ठीक, और मेरा नाम उजागर होगा तो मेरी निजता का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये जो मत दिया गया न्यायवादी द्वारा, ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी है इसमें और काला धन की रोक है भारतीय राजनीति में। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। क्या फैसला सुनाता है ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा। और सेकंड वीडियो में
काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों रद्द किया। और देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी में ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं या पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या सच्चाई है पहले इसको आप जान लीजिए, उसमें क्या तर्क है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, इस पर आप एक बार तर्क कर लीजिए, उसके बाद फिर सपोर्ट करिए, तो शायद आपका भविष्य भी बनेगा और देश का भविष्य भी बनेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।